वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं यह है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको याद होगा पिछला लेक्चर जो था हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन था। मैं नाइन्थ का फिज़िक्स जो है मैंने नाइन्थ की फ़िज़िक्स शुरू की हुई है। चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन और पीछे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। उसमें मैंने फोर्स के बारे में बताया था और बहुत सारी चीज़ें, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली न्यूटन ने जो लॉ दिए मोशन के वो एक्चुअली है क्या है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन, मतलब ये इनका काम क्या है। दे रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन, they relate an object's motion to the forces acting on it। जब आप ये लॉज पढ़ेंगे, ये एक्चुअली 3 लॉज हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, जिन्हें हमें स्टडी करना है। न्यूटन के 3 लॉज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और तीनों लॉज को जब आप स्टडी करेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, इसको ही हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, व्हाट दे एग्जैक्टली डू, दे रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है जी। क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। 3 लॉज हैं इसके, एक्चुअली न्यूटन के 3 लॉज हैं। इनमें सबसे पहला लॉ जो है उसमें एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उसका दूसरा लॉ है द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। और तीसरा लॉ है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू ईच अदर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। खैर ये मैं तो आपको ऐसे जनरल बता रहा हूँ। जब हम इन तीनों लॉज को अलग से स्टडी करेंगे तो आपके लिए वो स्टडी करना ज़्यादा आसान होगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हैं उनका काम क्या है। व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? दीज लॉज रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो जो 3 लॉज मैंने अभी आपको बताने हैं, जो जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, उनको हम अलग से स्टडी करेंगे। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? वाई आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट? तो मैं आपको बताऊं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, नया शब्द आपके सुनने में आया, आपने ये नया शब्द सुना, मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स बेसिकली है क्या है? फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो है इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव और डू नॉट मूव। ठीक है जी, मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हाउ objects move और do not move। ठीक है जी, ये है मैकेनिक्स। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये है क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं और जो बॉडी की मोशन है, दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये स्टडी किया जाता है। और न्यूटन के ये तीनों लॉज जो हैं क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीनों लॉज फाउंडेशन है, बेस है क्लासिकल मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वन ऑफ द ब्रांचेस है। दिस इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स which deals with the study of how objects move or do not move।
ओके, व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन देम, व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन देम। तो मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन तीन लॉज को एक्चुअली फिजिक्स की एक ब्रांच का बेस माना जाता है। उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव और डू नॉट मूव व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्सेस। यानी कि कोई बॉडी है और वो मूव कर सकती है या नहीं मूव कर सकती, उसके लिए कारण क्या हो सकता है जब फोर्सेस उस पर एक्ट भी कर रही हैं। तो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं और वो बॉडी मूव करती है या नहीं मूव करती है, क्यों मूव करती है या क्यों नहीं मूव करती है, ये जो है मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि न्यूटन के लॉ जो हैं मोशन के, वो एक्चुअली करते क्या हैं। दे रिलेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर एक्चुअली foundation of classical mechanics. Okay, they are the foundation of classical mechanics. And now, what do you mean by mechanics? Mechanics is one of the branches of physics which deal with the study of how objects move or do not move when forces act on them. तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक और बड़ी मजेदार बात है। अक्सर क्या होता है, हिस्ट्री में जब भी आप, साइंस की हिस्ट्री में जब भी आप झांकेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, भारत के एक ऋषि थे कन्नड़। उन्होंने परमाणु के बारे में बात की, परमाणु का जिक्र किया, परमाणु को डिस्कस किया, परमाणु को स्टडी किया। लेकिन उनकी इस रिसर्च को लेटर ऑन ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने या बहुत सारे और साइंटिस्ट ने उनकी इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर उस रिसर्च को वो लेकर गए। तो सिमिलर केस यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो ने, जो ये न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ये बेसिकली गैलीलियो की देन थी। और गैलीलियो के इस रिसर्च को आगे बढ़ाया न्यूटन ने और एक अलग ही लेवल पर इस रिसर्च को वो लेकर गए। और आज दुनिया के सामने ये लॉज जो हैं, ये न्यूटन के लॉ के नाम से जाने जाते हैं। गैलीलियो के लॉ के नाम से नहीं जाने जाते। दे आर नोन बाय न्यूटन। ओके, उनमें नाम चलता है किसका? न्यूटन का, गैलीलियो का नहीं चलता। तो चलते हैं आगे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या है वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाने के लिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लूंगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये जल्दी समझ आ जाए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं एक गाड़ी है, उसकी पोजीशन है ए, और दूसरी गाड़ी है, उसकी पोजीशन है बी। थोड़े समय के बाद जब ए के ऊपर फोर्स लगती है तो ए की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। वो सपोज कर लीजिए वो इस पोजीशन पर आ गई सी पर, लेकिन बी जो है वो अपनी ही पोजीशन पर अभी भी कायम है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए के ऊपर फोर्स लगी और ए की पोजीशन चेंज होगी सी। अगर बी को भी अपनी पोजीशन सी तक लानी है तो बी के ऊपर भी हमें कोई फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, है ना। सपोज करिए आपके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हैं और एक गाड़ी जो है में कोई बैठता है, ड्राइवर बैठता है और उसको थोड़ी देर के बाद कहीं और ले जाता है। या 2 साइकिल्स आपके घर के बाहर खड़ी हैं, एक साइकिल पर आप बैठते हैं और वो थोड़े समय के बाद आप उसको देखते हैं कि वो उसकी पोजीशन जो है वो सी है, पहले ए पर थी अब सी पर है, लेकिन वो जो बी पर साइकिल खड़ी है वो बी पर ही खड़ी रहेगी अनटिल एंड अनलेस जैसे ए के ऊपर फोर्स लगाई गई वैसे ही बी के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए। जब तक बी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी ही जगह पर रेस्ट पर रहेगी और
ए पर सिंस आपने फोर्स लगाया, उसकी पोजीशन चेंज होना यहां पर जरूरी है। ठीक है जी, यहां पर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो कोई डिफरेंस है? बिल्कुल एक कॉमन डिफरेंस है, एक बिल्कुल आप कॉमन सेंस से इसको जज कर सकते हैं कि ए के ऊपर फोर्स लगी थी इसलिए उसकी पोजीशन चेंज हुई, बी के ऊपर फोर्स नहीं लगी इसलिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। बी पर अगर फोर्स लगती तो वो भी पोजीशन सी तक पहुंच सकता था। एक बात ये होगी, मैं एग्जांपल देकर आपको बात समझा रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है। सपोज करिए एक साइकिल जो है या कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वो लगातार मूव करती जाएगी इस तरफ, लगातार मूव करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाई जाएगी, जब तक इसको रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक ये रुकेगी नहीं, ये आगे चलती जाएगी, है ना। ये आप अपने डे टू डे लाइफ में एक छोटी सी एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हैं। आप ढलाई में साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल मत कीजिए, आराम से आप उसको पकड़ के रखिए, बिना पैडलिंग के भी आपकी साइकिल जो है वो चलती जाएगी। जब तक आप ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक वो साइकिल जो है वो रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी। ओके, है ना, ऐसा होगा ना। तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको रोकने के लिए उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो रुक जाए और आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल आप चला रहे हैं और सीधी चलती जाएगी जब तक आप उसके हैंडल के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे कि अगर आपको लेफ्ट मोड़ना है तो आपको उसके राइट हैंडल को मोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर आपको उसको राइट मोड़ना है तो आपको उसके लेफ्ट हैंडल के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यानी कि अगर यहां पर सब में आपने क्या नोटिस किया, अगर गाड़ी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है, अगर गाड़ी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर गाड़ी सीधी चल रही है तो वो सीधी ही चलेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। यानी कि एक गाड़ी जो है या एक बॉडी जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है, इट इज नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना, अपनी स्पीड को भी नहीं वो बढ़ा सकती। तो एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो सीधे चल रही है तो सीधे ही चलेगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। यानी कि एक बॉडी इट इज इनएबल to change its direction of motion, it is unable to change its state of rest or state of motion, it is unable to change its speed on its own। अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना और अपनी स्पीड को चेंज करना, ये उसके बस की बात नहीं है, वो अपने आप नहीं कर सकती। वहां पर उसको किसी चीज की जरूरत है, और वो क्या है, वो है एक एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक एक्सटर्नल फोर्स जैसे ए के ऊपर लगी अगर बी के ऊपर लगती तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती। ये बॉडी मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती तो ये रुक सकती थी। एक बॉडी ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है तो नॉर्थ की तरफ ही मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है ना। जब उस पर फोर्स लगेगी तो उसको आप राइट की तरफ मोड़ सकते हो, उसको आप लेफ्ट की तरफ मोड़ सकते हो, और तो और आप उसको वापस भी मोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप उसको ईस्ट की तरफ मोड़ सकते हो, आप उसको वेस्ट की तरफ मोड़ सकते हो, और आप चाहें तो यू टर्न लेकर आप उसको साउथ की तरफ भी मोड़ सकते हो। लेकिन इन सब प्रोसेसेस में एक चीज की जरूरत थी और वो थी एक्सटर्नल फोर्स। सो अब रूल क्या है, लॉ क्या है? लॉ ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन until and unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state. So I'm going to repeat it once again.
According to Newton's first law of motion, a body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line until and unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state. It's simple. I'm sure you people have got it. Okay? मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी. ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? According to the first law of motion, a body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line until and unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state. So this is Newton's first law. Okay? So न्यूटन के इस लॉ को हम 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया. आपने देख लिया होगा, हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा. कैसे 3 पार्ट्स में बांटा? मैंने पहले में आपको बोला, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा ना. ये बॉडी बी जो है वो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर ही रहेगी. लेकिन ए ने अपनी स्टेट चेंज कर दी क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा था. और तो ये जो लॉ है ये हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया. क्या पार्ट था? पहला, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट. ठीक है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, है ना. ये पहला था. और तब तक वो रेस्ट पर रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूं. आप अपने घर में आपका जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक बुक रख देते हैं और वो बुक अपने आप तो खुलेगी नहीं, आपको खुद ही उसको खोल कर पढ़ना पड़ेगा. जब तक आप उसको खोल कर पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी उसमें आप कर नहीं पाएंगे ना. आपको उसको खोलना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स. एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी. ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी, उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, है ना. इट विल रिमेन एट रेस्ट. सो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. सो सेकेंड. दूसरा क्या है? अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन continues to move unless some external forces applied. यहां पर भी at rest, unless some external force is applied, है ना. इस केस में भी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. A body in uniform motion continues to move unless some external force is applied. ठीक है जी. और आपको एक और बात बता दूं, इसकी स्पीड भी कोई चेंज नहीं होगी. और थर्ड जो है, मतलब ना ये इसकी स्पीड कम होगी ना ही इसकी स्पीड ज़्यादा होगी. और तीसरी बात, a body moving along a straight line will continue, a body moving in a straight line will continue in the same direction unless some external forces applied. तो ये 3 पार्ट्स हैं न्यूटन के पहले लॉ के. तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? Until and unless some external force is applied, a body at rest will remain at rest. A body in uniform motion continues to move with the same speed. The body moving in a straight line will continue to move in the same direction until and unless some external force is applied. तो ये क्या था? न्यूटन का पहला लॉ था. न्यूटन का पहला लॉ था. मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं और फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं. जब भी आप कोई लेक्चर लेते हैं, चाहे आप अपनी क्लासरूम में लेते हैं, चाहे आप ट्यूशन में लेते हैं, कहीं पर भी आप लेक्चर लेते हैं, तो इस के लिए एक बेसिक बात ये होती है, वो ये कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक पेन और एक नोटबुक. एक नोटबुक
और एक पेन का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नोटबुक पर पेन से आप नोट करते रहा कीजिए जो बोला जा रहा होता है, चाहे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, चाहे लाइव लेक्चर ले रहे हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी क्लासरूम में पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक है टेक्स्ट बुक, एक होता है नोटबुक और दूसरा होता है पेन। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ओके, अभी आपने एक चीज़ नोटिस की, ये बेचारी बॉडी जिसको हम अभी मोशन में डाल रहे थे, कभी उसको रेस्ट पे ला रहे थे, कभी उसकी स्पीड बढ़ाने और कम करने के बारे में सोच रहे थे, कभी हम उसके डायरेक्शन को चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कितनी लाचार बॉडी है। अपने आप ये अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रही। इसी लाचारी को नाम दिया गया है इनर्शिया। नया वर्ड है ना आपके लिए, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। आज आपने दो न्यू टर्म्स पढ़ी, एक तो मैंने आपको बताया मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, और ये दूसरा जो आप पढ़ रहे हैं ये है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी अपने आप अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, तो आप समझ लीजिए कि हम इसी को क्या कहेंगे, वी शुड कॉल इट इनर्शिया of that body. So what is inertia of a body? Inertia of a body is the inability of the body to change by itself its state of rest or state of uniform motion along a straight line. So I'm sure आपको ये बात समझ आ गई होगी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion defines what? Inertia. It defines inertia and thus called law of inertia, and thus it is known as law of inertia. इसको हम law of inertia भी कहते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अभी अभी आपने इनर्शिया के बारे में पढ़ा। इनर्शिया क्या है? आपने पढ़ा कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। तो इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स स्पीड, चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, एनीथिंग। तो ये खुद नहीं चेंज कर सकती। जब ये खुद नहीं चेंज कर सकती, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। और न्यूटन का पहला लॉ जो है ये इनर्शिया को इस तरह से डिफाइन करता है। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो तीन तरह के इनर्शिया हो गए। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही होगी। पहले को हम बोलेंगे, वी शैल कॉल इट इनर्शिया of rest. Okay, the first one is inertia of rest. What do you mean by inertia of rest? Answer is, it is the inability of a body to change by itself its state of rest. अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ना लगे। So what do you mean by inertia of rest? The tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, it is the inability of a body to change by itself its state of rest. This means a body at rest will remain at rest and cannot change its position, cannot start moving on its own until and unless some external force is applied on it. ठीक है जी। तो एग्जाम्पल्स भी दी जा सकती हैं, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे when a bus suddenly starts moving forward, then the passengers in the bus fall backward, है ना। जब एक कार या एक बस, आप तो स्कूल बस में ट्रेवल करते ही हैं, तो जैसे ही स्कूल बस चलना शुरू होती है, वैसे ही क्या होता है, when a bus starts suddenly, the person sitting inside tends to fall backwards. वो पीछे की तरफ गिरता है। Why is it so? The answer is quite simple. The part of the body which is on the seat, जो सीट के ऊपर होता है,
lower part of his body starts moving with the bus or train, but the upper part of the body tries to remain at rest due to inertia of rest. Inertia of rest के कारण जो ऊपर वाला हिस्सा होता है शरीर का, जो बस को टच नहीं कर रहा होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द बस और ट्रेन. बस की मूवमेंट के साथ, बस के साथ लगा हुआ शरीर का वो अंग वो भी मूव कर जाता है, लेकिन वो अंग जो शरीर का बस के साथ नहीं लगा होता है वो अभी भी रेस्ट पर रहता है, जिस कारण से क्या होता है, निचला हिस्सा आगे की तरफ चल पड़ता है बस के साथ, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपनी जगह पर ही रह जाता है, जिसके कारण हमें पीछे की तरफ एक धक्का लगता है. ठीक है ना, वी फॉल बैकवर्ड. ओके, सो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा. तो इसमें एक और एग्जाम्पल आप ऐड कर लीजिए, और वो एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा अक्सर किसी पेड़ के ऊपर कोई बंदर जो है उसको पकड़कर ज़ोर ज़ोर से टहनियों को हिलाता है, और जब टहनियों को हिलाता है तो पत्ते जो है नीचे की तरफ गिर जाते हैं, या उस पर जो फूल लगे होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, या उस पर जो फल लगे होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं. ऐसा तो ये कॉमन आपने देखा होगा. सो व्हेन अ ट्री इज विगरसली शेकन, देन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, और द फ्लावर्स फॉल फ्रॉम द ट्री, और द फ्रूट फॉल फ्रॉम द ट्री. ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर ये है, बिकॉज ऑन शेकिंग द ब्रांचेस दे कम इन मोशन, and the leaves or the flowers or the fruit, they tend to remain at rest. They tend to remain at rest due to inertia of rest, and therefore those flowers, those fruits or those leaves, they get detached and fall down. ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ. मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दी. अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. वी आर स्टिल discussing inertia of rest. We are talking about inertia of rest. तो inertia of rest में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दी. एक वो एग्जाम्पल जिसमें गाड़ी अचानक स्टार्ट होती है और हमारे शरीर का वो पार्ट जो गाड़ी के साथ लगा होता है वो गाड़ी के साथ आगे मूव कर जाता है, लेकिन वो पार्ट जो हवा में लहरा रहा होता है वो गाड़ी के साथ आगे नहीं बढ़ पाता, वो रेस्ट में ही रहता है, जिसके कारण हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है. दूसरा हमने पढ़ा एक मंकी जो है वो जब पेड़ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ब्रांचेस को हिलाता है तो लीव्स जो है नीचे गिर जाती हैं, फ्रूट नीचे गिर जाते हैं, फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं. आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी. अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ. क्या हम यही कॉन्सेप्ट यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक और एग्जाम्पल में लगा सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा एक बड़ा कॉमन सा सीन होता है, कोई ब्लैंकेट या कोई मोटी सी दरी या कोई और कारपेट, उसको व्हेन वी बीट इट विद अ स्टिक, आपने देखा होगा. तो या आप क्या करते हैं, ये बड़ा कॉमन सी सीन होता है. गीले कपड़े होते हैं, उसको आप ज़ोर से एक झटका देते हैं तो पानी उससे अलग हो जाता है ना. अब जब ज़ोर से एक गीले कपड़े को झटका देते हैं तो पानी अलग हो जाता है, और इस तरह से आप उस कपड़े को सुखा सकते हैं. ये बड़ा कॉमन सीन होता है हमारे इंडिया में. जो दुपट्टे होते हैं उनको आपने देखा होगा, लेडीज़ लोग इसी तरह से सुखाती हैं, ऊपर नीचे उसको झटका देकर, उससे पानी जो है वो सेपरेट हो जाता है और वो सूख जाते हैं. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा. ये मैंने जो बताया है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल्स है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की. दूसरी बात हम करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की. तो फिर से हम बस की तरफ चलते हैं, या कार की तरफ, या ट्रेन की तरफ, जिसमें लोग बैठे हुए हैं. और क्या होता है, when a bus or train or car, it stops suddenly, what happens? A person sitting inside tends to fall forward. आपको पता है दुनिया में ज़्यादातर जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो लोगों की जान कैसे जाती है? उन लोगों की जान जाती है, उनका सिर जो है वो आगे की तरफ गिरता है, झटके के साथ गाड़ी रुकती है, और जो बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन होता है वो डैशबोर्ड के साथ टकराता है, या स्टीयरिंग के साथ टकराता है, या जो पीछे बैठे होते हैं वो तो झटके से आगे की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, इस तरह से लोगों की जान जो है वो जाती है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न होता है इनर्शिया ऑफ मोशन.
ये बता रहा हूँ मैं, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ये बताकर, लेकिन ये फैक्ट है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है। क्यों होता है मैं फिर से आपको बता दूं। जब बस या ट्रेन या कार इट स्टॉप्स सडनली, ओके, it stops suddenly, then what happens? The lower part of his body comes to rest with the bus or train, but the upper part it tends to continue its motion. And why does it happen? It happens due to inertia of motion. तो दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये कभी किसी को करना नहीं चाहिए, ऐसा कभी ना करिएगा। किसी भी चलती गाड़ी से कभी भी उतरना नहीं चाहिए, ये बहुत रिस्की है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई इंसान करता है, चलती गाड़ी से अगर कोई उतरता है या गिरता है, तो क्या होगा, जैसे ही उसके पाँव जो हैं ज़मीन के साथ टकराएंगे, वो एकदम से रेस्ट पर आ जाएंगे, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो है वो मोशन में ही रहेगी। जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है वो बॉडी जो है उसकी उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगी, लेकिन अचानक ज़मीन को टच करने के कारण क्या होगा, उसके पाँव जो है रेस्ट में आ जाएंगे और वो आदमी जो है आगे की तरफ झटके से गिरेगा। इससे कभी नहीं करना चाहिए, इंसान की जान भी जा सकती है, ये एक्सीडेंट फैटल हो सकता है। खैर चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। आपने बड़ा ये आम देखी होगी, अगर गाड़ी की छत के ऊपर कोई सामान पड़ा है और अचानक ब्रेक लगाई जाती है, तो वो गाड़ी का जो सामान है, आप सोचिए आगे की तरफ गिरेगा या पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो वो सामान भी गाड़ी के साथ मूव कर रहा होता है। गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी रेस्ट में आ जाती है, लेकिन वो सामान जो है वो रेस्ट में नहीं आता और वो झटके के साथ आगे की तरफ गिर जाता है। यही रीज़न होता है कि छत पर रखा हुआ सामान जो होता है, गाड़ी की छत पर रखा हुआ सामान जो है, उसको बांध के रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो आगे की तरफ गिर ना सके। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। पहले बता दूं ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है क्या है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज inertia of direction. It can also be explained as the inability of a body to change by itself its direction of motion. That is, a body moving along a straight line will continue to move along the same straight line in the same direction until and unless some external force is applied to it to change the direction of motion. Okay? तो चलते हैं एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, when a fast moving bus और कार और ट्रेन, मैं वैसे बस और कार की बात कर लेते हैं। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस और कार नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड। तो आपने देखा होगा, आप तेज़ी से पहाड़ों में तो आप गए होंगे, या एक सीधे रास्ते में आप ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से आपको मोड़ मुड़ना पड़ता है, तो क्या होता है, व्हेन अ फास्ट मूविंग कार और बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड, देन पैसेंजर्स फॉल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड। ठीक है जी, अगर गाड़ी जो है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रही होगी तो पैसेंजर जो है वो राइट की तरफ गिर रहे होंगे, अगर राइट की तरफ मुड़ रही होगी तो लेफ़्ट की तरफ गिर रहे होंगे। ये तो बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने बड़ी बार ये देखा होगा। व्हेन अ कार राउंड्स अ कर्व सडनली, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड इट इज थ्रोन आउटवर्ड्स। दिस इज बिकॉज व्हाइल द कार टर्न्स द पर्सन ट्राइज टू मेंटेन हिज ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। खैर चलते हैं। व्हेन अ व्हीकल पासेस थ्रू मड, ये भी एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। देखिए आप ध्यान से इसको समझिएगा। कभी भी किसी गाड़ी के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए, पर्टिकुलरली बरसात के दिनों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब कीचड़ से वही गाड़ी गुजरती है, व्हेन द व्हीकल पासेस थ्रू मड, वो जो उसके व्हील्स होते हैं जो रोटेट हो रहे होते हैं, दे थ्रो आउट मड टेंजेंशियली। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, अगर एक बॉडी इस तरह से गोल गोल घूम रही है
और अचानक ये गोल घूमना बंद कर देगी तो ये इस तरह से मूव करेगी। अगर घूम रही है तो ये इस तरह से मूव करेगी। ये टेंजेंट्स हैं, याद होगा आपको, हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। ऐसा ही कुछ एक और एग्जाम्पल में हम स्टडी कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है? अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज whirling इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाती है तो क्या होगा? देन द स्टोन फ्लाइज अवे टेंजेंशियली। ओके, बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है ये, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अगर आप एक पत्थर को एक डोर के साथ बांध कर गोल गोल घुमा रहे हैं और जब आप उसे छोड़ेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है? वो ये टेंजेंट होगा। सपोज करिए आपने इसको यहाँ पर बांध कर आप इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, यहाँ से बंधा हुआ है ये, और अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हो ये यहाँ सीधे चला जाएगा, यहाँ छोड़ देते हैं ये सीधे चला जाएगा, यहाँ छोड़ देते हैं ये सीधे चला जाएगा। ठीक है जी। तो अभी अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। ठीक है जी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैंने आपको बताए। लेकिन अब एक और बात बताता हूँ, ये और बताकर कंक्लूड करते हैं। आज हमने बेसिकली न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा, न्यूटन के पहले लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ी। खैर, मैंने आपको तीनों लॉज की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया, मैंने तीनों लॉज जो है वो क्या करते हैं ये बताया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हमने जो डिस्कस किया वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था मोशन का, उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपने 2 नए टर्म्स आज पढ़े, एक मैकेनिक्स और एक आपने पढ़ा इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया की टाइप्स हमने पढ़ी, ये 3 टाइप्स थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनके बारे में पढ़ा। विद एग्जाम्पल हमने इसको समझा। और लास्ट में अब मैं एक ही बात बताऊंगा, और वो क्या है वो भी आप ध्यान से सुनिए। क्या इनर्शिया और मास के बीच में कोई रिलेशन है? तो हम उसको समझने के लिए एक छोटी सी बात से समझते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। यस और नो? आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री। इनर्शिया जो है बॉडी का, उसको मेजर करना हो तो कितनी फोर्स लगती है, इस पर यह बात डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड, जितनी ज्यादा मास होगी, मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द मास, ओके, ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। दूसरी बात, स्मॉलर द मास, स्मॉलर द फोर्स रिक्वायर्ड, है ना? जितना कम मास होगा उतने कम फोर्स की जरूरत होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मास ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि उस बॉडी की इनर्शिया जो है वो भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा मास है, ज्यादा फोर्स लगाना है, तो इसका मतलब है बॉडी की इनर्शिया भी ज्यादा है। अगर कम मास है, कम फोर्स लगानी है, तो इसका मतलब है बॉडी की इनर्शिया भी कम है। आई एम श्योर कि आपने यहाँ पर एक चीज़ समझ ली होगी, इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है। आई एम 100% श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आया होगी। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ये चीज़ समझाई है आपको, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ इसको समझें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको समझ आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ध्यान भी ज़रूर रखिएगा। गुड नाइट।